पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर ये गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं कि वो भारत के संविधान को समय समय पर कमजोर करना चाहती है और करती रहती है। अगर आप गौर से देखें तो इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से लागू किया गया और मुसलमानों के धार्मिक आजादी पे जिस तरह से प्रहार करने की कोशिश की गई, जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार इस पे सुनवाई चल रही है। अगर आप इसके पहले की बात करें तो आपको याद होगा कि किस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था। इसमें एक खास धर्म के लोगों को नागरिकता देने पर, विदेशों से आए एक खास धर्म के लोगों को नागरिकता देने पे पूरी तरह से एक पाबंदी सी लगा दी गई थी। तो इस तरह के कई उदाहरण भरे हैं, लेकिन जो ताजा मामला है वह राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर के है। आपको याद होगा कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति विधानसभाओं के द्वारा जो विधेयक पास किए जाते हैं, उन विधेयकों पर फैसला लेने में वो अनंत काल तक उन विधेयकों को लटका नहीं सकते। और इस पे काफी जोरदार बहस चली थी, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इन्हें 3 महीने के अंदर विधेयक पर फैसला ले लेना चाहिए। उसके बाद यह विवाद तब और ताजा हो गया और गहरा गया जब राष्ट्रपति के द्वारा 14 सवालों की पोटली सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई। दरअसल ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जिसमें आमतौर पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों में राय मांग सकते हैं, कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये सवाल नहीं है। विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि राष्ट्रपति मुर्मू का ये मामला नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनके अधिकारों को ध्वस्त कर दिया जाए और सच पूछिए तो विधानसभा को ही डिफंक्ट कर दिया जाए। यानी कि लोकतंत्र में जनता अगर एक सरकार को बनाती है और जनता के अनुकूल अगर कोई सरकार फैसला लेती है, जिसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है विधेयक के रूप में और उनकी मंजूरी मिलती है। तमिलनाडु के मामले में ये देखा गया कि सालों साल से 10 विधेयक को वहां के राज्यपाल एएन रवि लटकाए बैठे हैं और उसके बाद वो राष्ट्रपति को भेज देते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी उस विधेयक को दबा करके रख देती है। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार के जो फैसले हैं, जो कानून वो बनाती है, उस कानून को लागू ही नहीं किया जा सकता। तो इससे तंग आकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ये फैसला सुनाया था। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए गए, और ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सवाल थे, न कि राष्ट्रपति के, क्योंकि आपको याद होगा कि जब संसद की नई इमारत के उद्घाटन की बात आई थी, तो राष्ट्रपति जो देश की पहली नागरिक है, राष्ट्रपति जो इस पूरे लोकतंत्र की एक तरह से गार्जियन है, उन गार्जियन को उस आयोजन में नहीं बुलाया गया था। लेकिन राष्ट्रपति ने एक सवाल तक नहीं किया था इस मामले पे, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था कि एक महिला राष्ट्रपति जो खासतौर पे दलित हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन अब जो विवाद गहराता जा रहा है वो ये है कि एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए 14 सवालों पर गंभीर रूप से आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह संविधान के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने की तरह है। विपक्षी राज्य सरकारों के विधानसभाओं को एक तरह से खत्म करने और या उसे डिफंक्ट बना देने की कोशिश है। के स्टालिन ने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियों को इस मामले पर एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। और एमके स्टालिन ने यहां तक कहा कि हम अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए खड़े रहेंगे और भारत के संविधान की रक्षा के लिए हर लड़ाई हम लड़ने को तैयार है।
इसी तरह से सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस तमाम पार्टियों ने इस मुद्दे पे गंभीर सवाल उठाए हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति के जो जो 14 सवालों की पोटली है वो सवाल क्या थे। दरअसल राष्ट्रपति ने के द्वारा यह पूछा गया था कि क्या राज्यपाल के निर्णय को राष्ट्र को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्या राष्ट्रपति के फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्या संविधान का अनुच्छेद 361 ये अनुमति देता है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के या राष्ट्रपति के फैसले को पर रोक लगा सकता है। इस तरह के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि आप विपक्षी सरकारों के या किसी भी चुनी हुई सरकार द्वारा पारित विधानसभा से पारित जो कानून है, जो विधेयक है, उस विधेयक को आप लटका नहीं सकते हैं। आपको आपको आप ज्यादा से ज्यादा उस पर सवाल कर सकते हैं और एक समय सीमा के अंदर आपको उस पर मंजूरी देनी होती है। संविधान में यह व्यवस्था है। लेकिन अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति उस विधेयक को अनंत काल के लिए लटका दे, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में आपने देखा, तो इससे साफ साफ झलकता है कि कैसे केंद्र की मंशा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राज्यों के जो अधिकार हैं, उस राज्यों के अधिकार पर इस तरह से अंकुश लगा दिया जाए कि एक तरह से लोकतंत्र ही डिफंक्ट हो जाए। विधानसभा का डिफंक्ट होना दरअसल लोकतंत्र का डिफंक्ट होना है। और केंद्र सरकार समय समय पर ऐसी ही कार्रवाई करती है और ये चाहती है कि एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति हो और पूरे देश को एक व्यक्ति चलाए, जबकि लोकतंत्र का बुनियादी पहलू यही है कि लोकतंत्र में सब जो संस्थाएं हैं, असेंबली है, संसद है, या फिर राज्यपाल है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, इन तमाम की जिम्मेदारियां को बांटा गया है। और लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये सारी की सारी संस्थाएं ध्वस्त हो जाए और एक व्यक्ति ही पूरे देश को चलाए, अपनी मंशा से चलाए। इसी के खिलाफ इनके स्टालिन जैसे नेताओं ने कमर कसी है और ये कहा है कि हम इस देश की के संविधान को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकार है उसको उसको खत्म करने की कोशिश है ये, और उसको खत्म नहीं किया जा सकता और हम इसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। तो अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी के कंधे पर बंदूक रख करके जो निशाना साधा है, इससे ये तय है कि भारत के अंदर संविधान की मूल भावनाओं के ऊपर जो प्रहार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ लोगों में गुटबंदी होगी और विपक्ष निश्चित तौर पर इस मामले में एक होगा। क्योंकि चाहे ये मामला केरल का हो, वहां भी विवाद आप देखेंगे, पंजाब में देखेंगे कैसे आपकी सरकार और गवर्नर के खिलाफ विवाद है, आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि ममता बनर्जी के साथ कैसे गवर्नर का व्यवहार है। इसी तरह से अन्य राज्यों में, तमिलनाडु का तो जिक्र ही किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की जीत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि कैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के अधिकारों की एक सीमा रेखा है और चुनी हुई सरकार जो कानून बनाती है उस पर अमल करने के लिए उसे जनता ने चुना है और आप जनता के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्रपति के कंधे पर जो बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवालों का जो बौछार की है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संभव है कि इस मामले में विचार करे और विचार करने के बाद कोई अपना मंतव्य दे। लेकिन उसके पहले जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों ने संविधान को और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को बचाने के लिए कमर कस ली है, उससे तो ये तय है कि इससे एक तरफ विपक्षी पार्टियों की एकता भी मजबूत होगी और संविधान को बचाने के लिए उनके संघर्ष को भी ताकत मिलेगी।